आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अनसेंसर्ड के आज के इस बारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान में आजाद जम्मू और कश्मीर कहा जाता है। पिछले हफ्ते या उससे कुछ बरस पहले वहां पर काफी ज्यादा एहतजाज हुए। एहतजाज की प्रमुख वजह थी कि वहां पे सूबे को, अब हालांकि वो पूरी तरह से सूबा नहीं है, उसको सब्सिडी कम मिलना और बिजली की दरों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी। ऐसी बात नहीं है कि इन मुद्दों को लेकर हिंदुस्तान में एहतजाज नहीं होते, यहाँ भी कई सूबों में इन मुद्दों को लेकर एहतजाज जरूर होते हैं। पर ऐसी पुलिस कार्रवाई बिल्कुल कम ही होती है और इसकी मिसाल भी बहुत कम है। एहतजाज काफी संगीन होते गए और लोगों ने अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, तशद्दुद भी हुआ, जिसमें पुलिस कर्मियों की गाड़ियों को जलाया गया, पुलिस कर्मियों को पीटा गया, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतार दिए गए। और वहीं मीरपुर के डिप्टी कमिश्नर, उनकी भी गाड़ी को आग लगा दी गई और उनको भी काफी ज्यादा मारा। डिप्टी कमिश्नर जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसी में माना जाता है सूबे का मालिक होता है, तो मालिक की ये हालत अगर हो गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के हालात किस तरह से शदीद थे। अब तशद्दुद जब बढ़ने लगा तो पाक रेंजर्स को वहां भेजा गया सिचुएशन पे नॉर्मलिटी लाने के लिए। पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 सिविलियंस यानी कि 3 लोग हलाक यानी कि उनकी कैजुअलिटी हो गई। दरअसल ये वायलेंस उस वक्त हो रही थी जब जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हो रही थी और यहाँ पर 30 साल में सबसे ज्यादा 38% पोलिंग हुई। अभी हाल ही में जो बारामूला में पोलिंग हुई है, उसमें तो करीबन 58%, जो अभी तक की सबसे ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। ये बात हो रही थी हमारे जम्मू और कश्मीर की। अब इस वायलेंस को, इसके पस मंजर को, इसके रेमिफिकेशंस को और इसके रूट कॉज क्या है और इसकी फॉल्ट लाइंस क्या है, इसको समझने से पहले हम बात समझने करते हैं, इस खित्ते को समझते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जम्मू व कश्मीर, जिसको जिसको कायम महाराजा गुलाब सिंह, ये जो डोगरा रूलर थे, उन्होंने 1846 की अमृतसर ट्रीटी के तहत कायम किया। इस रियासत का हिस्सा पीओके, जो जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहा जाता है, और गिलगित बाल्टिस्तान भी था। यानी कि ये सूबा अपने आप में काफी डाइवर्स और जियोग्राफिकली काफी ज्यादा था। इसके कारण इसकी कई फॉल्ट लाइंस भी थी और कल्चरली कई खित्तों की आपस में मिलाप मिलाप भी नहीं था और उनमें डिफरेंसेस भी बहुत थे। अब काफी लोग ये मानते हैं कि पीओके का मतलब कश्मीर। ये बिल्कुल कतई नहीं है। पीओके का जो इलाका कश्मीर घाटी के बिल्कुल करीब है, वो है सिर्फ मुजफ्फराबाद और नीलम वैली। बल्कि इसके बरक्स अगर हम बात करें इलाके बाद, पालंदरी, कोठी, मीरपुर, ये 1947 से पहले ही जम्मू संभाग का हिस्सा था। और ये वही इलाका है जहां 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई थी, तो ये इसी इलाके में हिंदुओं और सिखों का काफी ज्यादा कत्लो आम हुआ था, काफी लोग मारे गए थे। दूसरी बात यह है कि ये जो यूके का जो इलाका है, इसकी प्रमुख जुबान जो है वो पोठारी है, जो काफी ज्यादा मिलती है सिराइकी से, पंजाबी से, पहाड़ी से और डोगरी से। तभी जम्मू संभाग के साथ इसकी कल्चरल एफिलिएशन ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि इसमें ज्यादातर लोग जो है वो कन्वर्टेड राजपूत से, यानी कि वो राजपूत या ज्यादातर राजपूत ही थे जो कन्वर्ट कर गए इस्लाम में। इसीलिए आप इन लोगों के नाम के साथ अभी भी चौहान, मनहास, सलहारिया लिखा है, जो आप सुनते होंगे। ये सब राजपूत कम्युनिटी की सब कास्ट है और ये सब कास्ट जो है वो जम्मू खित्ते में आपको मिलेंगी। कश्मीर में इस तरह का कोई कास्ट आपको नहीं मिलेगा। वहां पे कोल, भान, फौजदार इत्यादि होते हैं। यानी कि एक और हिस्सा, एक और बात जो इस खित्ते को जम्मू संभाग से ज्यादा कल्चरली क्लोज बनाती है। तो वहीं अगर कश्मीर हल्के की अगर बात करते हैं, वहां पर 95% लोग कश्मीरी बोलते हैं, जो बिल्कुल रेडिकली डिफरेंट है पोठारी से या सिराइकी से। अब इन दोनों कश्मीर का और पीओके का अपना कल्चरली एफिलिएशन कितनी ज्यादा है और कितने करीब है, इस बात का तो अंदाजा इससे लगाया जाता है कि 1930 के दशक में
शेख अब्दुल्ला तब अध्यापक थे। महाराजा हरि सिंह ने उनका ट्रांसफर मुजफ्फराबाद कर दिया। शेख अब्दुल्ला से वहां पे जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कल्चरली माना ये जाता था, क्योंकि कल्चरली वो अपने आप को वहां पे अनफिट पा रहे थे। तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में सक्रिय हो गए। अब हिंदुस्तान में एक गलत इंप्रेशन ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक काफी पसमंदा, यानी कि इकोनॉमिकली काफी ड्राइव नेशन है, यहाँ पे काफी बैकवर्ड है, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ये बिल्कुल ही कतई है। आप कई लोगों को तो ये मालूम भी नहीं होगा, मीरपुर को छोटा इंग्लैंड भी कहा जाता है। इसकी एक वजह ये है कि 1960 में जब यहाँ पे मंगला डैम बनने का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, तो तब काफी इलाका पानी में सबमर्ज हो गया और काफी ज्यादा लोग यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गए। ये वो वक्त जब इंग्लैंड को मजदूरों की जरूरत थी, काम करने वाले लोगों की जरूरत थी। तो उन्होंने वीजा रिलैक्सेशन दी और इसके तहत काफी ज्यादा मीरपुरी आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड में बसना शुरू हो गए। अब इसके कारण जब उनकी जो रिमिटेंस थी, यानी कि जो पैसा घर में भेजते थे, इससे इस इलाके में 1960 के दशक के बाद से ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो गई। 60 लेट 60s 70s और टिल 80s, जब जम्मू कश्मीर कश्मीर में आपको बहुत कम गाड़ियां देखने को मिलती थी, वही मीरपुर और उसके आसपास के इलाकों में लेटेस्ट गाड़ी की आपको मिल जाती थी। यही नहीं है कि इम्पोर्टेड आला दर्जे का सामान भी वहां पे उपलब्ध होता था, और मकान भी काफी 3 मंजिला होते थे, और कई जगह पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे कमर्शियल स्ट्रक्चर भी इस्टेब्लिश हो गए थे। तो ये इस बात को निगेट करता है कि वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। पर इसकी फ्लिप साइड ये हुई, फ्लिप साइड भी थी इसकी, और उसका वो ये थी कि आहिस्ता 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 जब मीरपुर ये डायस्पोरा इंग्लैंड में काफी ज्यादा बढ़ने लगा, तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने या आईएसआई ने या इन्होंने खुद एंटी इंडिया एक्टिविटीज में भाग लेने में शुरू कर दिया। इसका एक अदर पहलू ये है कि पाकिस्तान ने इनको कश्मीर की तरफ एक रूट करके इनकी जो सब नेशनलिज्म या नेशनलिज्म की जो भावना थी, उसको सबस्यूम कर दिया और उसको सबसाइड कर दिया इनको। और पाकिस्तान और उसकी आईएसआई ने इन मीरपुरियों में एक जहन तराशी करना शुरू कर दी कि वह कश्मीर का हिस्सा है, और उन्होंने कश्मीर की कोट अनकोट आजादी में भाग लेना चाहिए। अब हुआ ये कि मीरपुरी लोग और उनसे मिलते हुए लोग जेकेएलएफ को समर्थन देना शुरू कर दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। यो एक जो जम्मू व कश्मीर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से सेसेशनिज्म की बात करती थी। 1983 में इंग्लैंड के इंडिया के एम्बेसडर इंग्लैंड में जो थे रविंद्र महात्रे, उनकी असैसिनेशन होती है, उनको कत्ल किया जाता है, जो जेकेएलएफ ने किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि मीरपुर कम्युनिटी ने इस असैसिनेशन प्लॉट के लिए 6,000 पाउंड दिए थे, और इसी असैसिनेशन के तहत जेकेएलएफ के जो को फाउंडर थे मकबूल भट्ट, उनको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फांसी पे लगा दिया था। पर इसका एक बात और है कि हालांकि मीरपुरी इनडायरेक्टली तौर पे इस एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, कश्मीर का इशू रेज करते थे, पर डायरेक्ट उनकी वायलेंट एक्टिविटी में या टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी। अब जब उनकी जहन तराशी हो गई, वो इस तरह के बातों में हिस्सा लेने लगे, तो इससे पीओके का लैंडस्केप बिल्कुल तब्दील हो गया। ये इलाका बन गया, मरकज बन गया, सेंटर बन गया जैश ए मोहम्मद का और हिजबुल मुजाहिदीन का। ये वो दो टेररिस्ट आउटफिट थी जो काफी ज्यादा एक्टिव थी कश्मीर में टेररिज्म को लेकर। 1990 के दशक में जब टेररिज्म बिल्कुल चरम पे था, ये फोर फ्रंट पे आ गया था, और इंडियन गवर्नमेंट ऑफ गॉड उसने अपने आप को पाया, तब गवर्नर जगमोहन को यहाँ पे भेजा गया। उन्होंने काफी रेडिकल मेजर्स लिए टेररिज्म को काबू पाने के लिए, और काफी हद तक उन्होंने टेररिज्म की कमर भी तोड़ दी थी। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि तब तब की पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने पीओके में आकर रैली की। रैली में उन्होंने कहा कि कश्मीर का हर बच्चा आजादी के लिए निकलेगा, हालांकि ये उनका मानना था। और उन्होंने दूसरे जगमोहन के ऊपर तंज करते हुए कहा था, जग जग मोमो हन हन, गो बैक जगमोहन।
ये तंज इस बात की तरफ इशारा करता है कि पहला जगबोन का असर टेररिज्म को तोड़ने में कितना ज्यादा हो रहा था, और दूसरा ये कि पीओके किस तरह नर्व सेंटर बन रहा था एंटी इंडिया एक्टिविटीज को लेकर। अब इस क्षेत्र की ये तो हो गया कि एक हमने एक पहलू बताया आपको पीओके का। अब बात करते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जैसे पाकिस्तान में है वैसे ही पीओके में है। इसकी जड़ें कभी मजबूत नहीं हुई। पर पीओके में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट 1947 में इंग्लैंड से लॉ की तालीम हासिल करके आए इब्राहिम खान ने तब के महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई की, न सिर्फ हरि सिंह की फौजों के साथ होती, इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन मिलिट्री जब वो वहां पे आई थी उसके साथ में उन्होंने लड़ाई की। हालांकि भारत में इंडियन मिलिट्री ने यहाँ पर अपना रूल जो था वो कायम कर लिया, पुंछ अपने काबू में कर लिया। पर चौधरी पर इब्राहिम खान पीओके के एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बन गए, वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब ये बात जो पाक इस्टेब्लिशमेंट थी उनको ये हजम नहीं हुई, क्योंकि जैसे वहां पे दस्तूर है ये उसी का एक रिफ्लेक्शन है जो आगे डेवलपमेंट है। 2 साल के भीतर ही उन्होंने इब्राहिम खान को सत्ता से बिल्कुल बेदखल कर दिया और उनकी जगह लेके आगे गुलाम अब्बास खान। अब इब्राहिम खान अपनी सत्ता से बेदखल होने के बाद उन्होंने अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली। उनके साथ सिंधन ट्राइब और कुछ और इलाके के लोग थे, उनके साथ मिल गए। उनके पास मिलिट्री मिलिट्री ऑपरेशंस करने का उनके पास तो पहले से ही तजुर्बा था, जो उन्होंने महाराजा हरि सिंह की फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चलाना शुरू कर दी और एक अपना मिलिशिया भी कायम करना कर दिया, मिलिशिया भी बना दी। अब तब पीओके में दो गवर्नमेंट चल रही थी, एक एक गुलाम अब्बास की और दूसरी इब्राहिम खान की। अब इस हुकूमत को क्रश करने के लिए और उनकी मलेशिया को बिल्कुल डिफीट करने के लिए और रूल ऑफ लॉ जो पाकिस्तान का कहना है उसको कायम करने के लिए फिर उन्होंने वहां पे फौजें भेजी। 1955 से 1956 तक ये काफी ज्यादा तशद्दुद हुआ, पर आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम खान हार गए किसी हद तक, और उन्होंने पाकिस्तान फौज के आगे सरेंडर कर दिया। यानी कि वो व्यक्ति जिसने हरि सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने भारतीय फौजों के साथ लड़ाई लड़ी, जो एक तरह से पाकिस्तान का हीरो था, उसको ही 2 साल के भीतर बेदखल कर दिया। और आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ जो हमने आपके सामने बताया। 1956 में ही अयूब खान ने कू की, पाकिस्तान की सुप्रीम अथॉरिटी अपने पास रख ली और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस उन्होंने ये लाए कि उन्होंने कहा कि क्योंकि जम्मू व कश्मीर पूरी एक तरह से डिस्प्यूटेड अथॉरिटी रीजन है, टेरिटरी है, इसको पूरे अधिकार नहीं दिए जाएंगे, और इस खित्ते की जो बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी और जो फाइनल जो वर्ड होगा वो इस्लामाबाद का ही रहेगा। तो इस तरह से पूरे खित्ते की लैंडस्केप ही चेंज होता है, और ये एक तरह से फॉल्ट लाइन की तरह इसने काम किया। अब बात करते हैं मौजूदा तनाव की। जो मौजूदा तनाजा क्यों हुआ। पीओके के लोग काफी देर से ये मांग कर रहे थे कि उनको बाकी खित्तों की तरह सब्सिडी नहीं मिलती, और उनका ये भी मानना था कि बिजली के किराए काफी ज्यादा है तो इन्हें भी कायम करना चाहिए। सितंबर अगस्त से लेकर सितंबर 2023 तक काफी ज्यादा एहतजाज होते रहे, और ये लोगों के एहतजाज थे। हालांकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें काफी कम डायरेक्ट डायरेक्टली काफी कम थी। इसके तहत वहां पे अवामी एक्शन कमेटी को तश्कील दिया गया आम लोगों ने, और जिन्होंने इन मांगों को लेकर आगे बढ़ाया, और काफी ज्यादा तनाव भी वहां के माहौल में हो गया। टेंशन भी टेंशन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। अब इस कमेटी ने सरकार के सामने 10 मांगे रखी। सरकार ने 10 तो मांग ली, पर उन्होंने कहा कि हम बिजली के किराए में जो बढ़ोतरी है वो मांग नहीं मानेंगे। इसके बाद से लेकर हालात और ज्यादा कशीद हो गए। अब इसकी प्रमुख वजह यह है कि हालांकि रैशनली थिंकिंग के हिसाब से, लॉजिकली थिंकिंग के हिसाब से बिजली के बिल में अगर किराया बढ़ोतरी की गई है तो इसकी वजूहत है कि लोगों को बिजली के लिए पैसा भी देना चाहिए। पर इसका फ्लिप साइड ये है कि जिस सरकार ने ये फैसला लिया है उसके पास ट्रस्ट ऑफ द पीपल नहीं, यानी कि वो लोगों के मैंडेट से बनी हुई सरकार नहीं है।
बात यह है कि 2021 से जब यहाँ से लास्ट यहाँ पे सूबे के इंतखाबात हुए थे, तब से लेकर अब तक इस खित्ते में 4 प्राइम मिनिस्टर बदले जा चुके हैं। ठीक आपने सुना, ये प्राइम मिनिस्टर जो वहां का चीफ मिनिस्टर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर अभी भी कहा जाता था। जम्मू व कश्मीर में भी प्राइम मिनिस्टर होता था, पर उसका नॉमेनक्लेचर बदलकर उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। बख्शी लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे। जो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है अनवरुल हक साहब, हालांकि जो वो पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक तहरीक इंसाफ पार्टी, उससे चुनकर आए थे, पर उन्होंने बाद में डिफेक्शन की और एक फैक्शन ऑफ पीटीआई, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग और बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पीपीपी के समर्थन से उन्होंने हुकूमत कायम की। यानी कि ये एक ऑर्गेनिक गवर्नमेंट नहीं थी, पर ये एक एक इनऑर्गेनिक गवर्नमेंट थी, जो ग्राफ्टेड गवर्नमेंट जिसको जिसको हम कह सकते हैं। अनवरुल हक साहब का एक के बारे में ये कहा जाता है कि ये रूल ऑफ लॉ और मेरिटोक्रेसी को तरजीह देते हैं, यानी कि हुकूमत रूल ऑफ लॉ से करेंगे। इसके तहत उन्होंने कई कड़े फैसले लिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि ठेके जो दिए जाएंगे वो टेंडरिंग से दिए जाएंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस उन्होंने एक कंपल्सरी कर दी। ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल करना शुरू कर दिया। उनके फिजिकल एसेट्स की वेरिफिकेशन तक उन्होंने शुरू कर दी। यही नहीं, उन्होंने जो सरकारी गाड़ियों को तेल मिलता था उसका भी ऑडिट कराना शुरू कर दिया। यानी कि हालांकि वो ट्रांसपेरेंसी ला रहे थे, अकाउंटेबिलिटी ला रहे थे, पर क्योंकि वो लोगों की सरकार नहीं थी, वो लोगों के विल को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, इसलिए उसके पास ये फैसले करने का भी अधिकार मॉरली नहीं था। तो जिसके कारण ये तशद्दुद ट्रस्ट डेफिसिट और बनता रहा, और जो ये कड़े जो शख्स वो फैसले ले रहे थे, इसका भी रद्द अमल होना था, जो वहां पे तशद्दुद की शक्ल में आया। अब ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ये जो हमने मैंने पहले जो बात की थी, हिंदुस्तान में ऐसा वाकई नहीं हुआ। 1987 में जम्मू व कश्मीर में स्टेट के असेंबली से इलेक्शन हुए। काफी हल्कों में ये माना जाता है और ये इस्टेब्लिश भी हुआ कि ये काफी ज्यादा रिग्ड इलेक्शंस थे। खैर, फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। आते ही उन्होंने फैसला लिया कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। वही बात जो पीओके में अब हो रही है। जैसे उन्होंने फैसला लिया, कश्मीर कश्मीर घाटी में खासकर काफी ज्यादा लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। डाउनटाउन श्रीनगर में काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। डाउनटाउन अभी भी कुछ समय पहले भी सेपरेटिज्म का गढ़ माना जाता था। वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, जिसको क्रश करने के लिए पुलिस फायरिंग हुई, और तब यहाँ पे 4 लोगों की हत्या हो गई थी। वहां पे 3, यहाँ पे 4, जो हमें और वजह दो सामने नजर आती है। कि ये पहली बात ये कि दोनों सरकारें विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। अब इसके बरक्स अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया। इस फैसले को लेकर काफी लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। काफी के व्यापार इससे काफी ज्यादा इफेक्टेड हो गए। कई लोग सड़कों पर आ गए। पैसे के लिए लोगों को बैंक में लंबी कतारें लगाना पड़ी, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल थे, वो भी गर्मी में। पर कोई बहुत बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। वजह, मोदी रिप्रेजेंट करते थे वो सरकार जो रिप्रेजेंट करती है विल ऑफ द पीपल। और ऐसी सरकार अगर कड़े फैसले लेती है तो वो जायज भी है, और वो अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल भी नहीं। ये डिफरेंस है अनवरुल हक साहब के फैसले लेने का और प्राइम मिनिस्टर की डिमोनेटाइजेशन के फैसले लेने का। यहाँ पे तशद्दुद क्यों नहीं हुआ और वहां पे क्यों हुआ। एक और बात जो अहम आपको समझने के लिए चाहिए कि पीओके के लोग ये एहतजाज करते हैं क्योंकि बाकी सूबों की तरह इनको सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती। हालांकि हाल में जो एहतजाज हुआ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज खान ने $83 मिलियन की सब्सिडी दे दी, पर वो एक ब्लॉक है। उनका दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर उन्हें जो बिजली की दरों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है, पर वही यही यही तो सूबा है जो 1/5 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान की, तो उसे रियायतें क्यों नहीं दी जाती। जैसा कि मानता है कि हर सूबे को जिसका जो पानी इस्तेमाल होता है और जो अथॉरिटी वहां पे बिजली बनाती है, वो एक वाटर यूसेज चार्ज देती है। यानी कि पर यूनिट के लिए उस सूबे को एक चार्ज दिया जाता है। अब जो पाकिस्तान की जो, हालांकि हिंदुस्तान में जो ये सारा जो
टैरिफ की जो रेट है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करती है, और किस कितने को कितनी ज्यादा बिजली मिलेगा, ये एक ग्रिड के तहत कायम होता है। अब पीयूके के लोगों का ये मानना था कि उनको वाटर यूसेज चार्ज भी कम मिलता है, इसको लेकर भी उन्होंने एहतजाज किया। तब सितंबर 2023 में पाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने कहा कि ये जो फैसला है, ये जो दर हम आपको दे रहे हैं, ₹1.10 पर यूनिट वाटर यूसेज चार्ज, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी पीओके को दे रही है, वो दरें कायम हुई है मंगला डैम के एग्रीमेंट के तहत। इसलिए जो बाकी सूबों को हम वाटर यूसेज चार्ज देते हैं, वो आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है वो मंगला डैम के एग्रीमेंट के तहत ही हुआ था। अब हम बात करते हैं, पीछे थोड़ा जाते हैं। हमने बात की थी कि टर्न ऑफ इवेंट्स मीरपुर में क्यों आ गए, मंगला डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद। अब यही मंगला डैम जो है वहां की फॉल्ट लाइन को उजागर कर रहा है, यही मंगला डैम वहां के नेशनलिज्म को बाहर ला रहा है, और यही मंगला डैम एक ट्रिगर पॉइंट बन रहा है पीओके में सब नेशनलिज्म को बाहर लाने के लिए। और अगर यहाँ की सरकार, पाकिस्तान की सरकार यहाँ की दरों को बढ़ाती है, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि उसे इसे एक फुल फ्लेज्ड प्रॉमिस बनाना होगा, जो सरकार काफी करीब है। अगर वो बनता है तो फिर जैसा कि जम्मू व कश्मीर अगस्त 5, 2019 से हिंदुस्तान का एक फुल फ्लेज्ड हिस्सा बन गया है, तो यानी कि वो भी फुल फ्लेज्ड हिस्सा पाकिस्तान का बन बन सकता है, ऐसा नजर आता है। अगर लोगों का एहतजाज खत्म कर रहे हैं कि अगर कुछ ज्यादा सब्सिडी देनी है, बिजली के दरों में कटौती 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 करनी है, और उन्हें वाटर यूसेज चार्ज ज्यादा देना है, तो जम्मू व कश्मीर तो पहले का बन गया है। यानी कि एक हार्ड रियलिटी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिससे पेश पेश हैं, वो सेटल हो जाएगी, और कोर्ट एंड कोर्ट डिस्प्यूट डिस्प्यूट नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये हिस्सा हमारा, वो हिस्सा आपका। हालांकि हमारे तो होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि पीओके हमारा है, खैर वो दूर की कोड़ी है, बट हार्ड रियलिटी ये होती है। मंगला डैम एक ट्रिगर पॉइंट बनेगा, जो स्टेटस को बना हुआ है उसको हार्ड रियलिटी में चेंज करने के लिए, यानी कि जो जो एलओसी है वो इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह कायम हो सकता है। खैर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये मंगला डैम ट्रिगर पॉइंट बना, क्या ये हार्ड रियलिटी बनती है। पर एक बात तो है कि जब तारीख लिखी जाती है, जब तारीख करवट लेती है, तो ऐसे ही वाक़े पेश आते हैं, और उनके पेश आने के बार बार पेश आने के बाद तारीख में एक बदलाव आता है। तो ये जो पाकिस्तान पीओके में जो बदलाव आ रहा था, वहां का पस मंजर क्या था, उसको लेकर ये खसूसी प्रोग्राम हमने बनाया। आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में हमें बताइए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक मुझे दरो उपाध्याय को दीजिए इजाजत। शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट।